तो हेलो दोस्त, आप आ गए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। तो आप कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं? इधर उधर कर रहे हैं तो इधर उधर ना करिए। आप आ जाइए सीधे हमारे चैनल पे, जहाँ पे मैं आप सभी के लिए लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ। तो आप सभी तो जानते होंगे लूसेंट के बारे में, कितनी इंपॉर्टेंट बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो एक बेहतरीन बुक है। आपने अगर इसको ढंग से पढ़ लिया तो हमारी बात का विश्वास करिए, आपको एग्जाम में बेहतरीन फायदा होने वाला है, एकदम शानदार। समझ रहे हैं? तो ये ये बुक है हमारी लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से भी आप देखेंगे आगे कि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बुक से। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो कहीं से स्किप मत करिएगा, पूरा देखिए, थोड़ा पढ़ के देखिए, महसूस करिए कि हाँ सच में क्वेश्चन आए हैं कि नहीं इस बुक से। ठीक है दोस्त, चलिए। और हाँ, वो क्या होता है ना, सब्सक्राइब उस्क्राइब और लाइक वाइक ये सब कमेंट वमेंट आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, नहीं करेंगे तो गोली चल जाएगा। ठीक है दोस्त। हाँ, चलिए। तो यहाँ पे मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्किप करूंगा। जो हमारे लेवल से ऊपर है उन क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे यूपीएससी पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, दोनों में स्किप करूंगा। ठीक है दोस्त, बेवजह जो हमारे लेवल में नहीं है उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चलिए, आते हैं आज के पहले यानी कि 5वें क्वेश्चन पे। तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जो हमारे वैदिक काल के लोग थे उनको किस फसल का ज्ञान नहीं था, यानी कौन सा फसल की उत्पादन नहीं कर रहे थे वो लोग जौ का भी उत्पादन कर रहे थे, गेहूं भी वो लोग उपज कर रहे थे और चावल भी, लेकिन वो तंबाकू का उत्पादन नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी टीचर्स थे यानी कि अध्यापक थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? जो वेदों का विरोध करते थे और ब्राह्मणों का विरोध करते थे। तो इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना जाता था समर के नाम से। ठीक है दोस्त, ये समर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी will be the right answer of the question number 6। चलिए दोस्त, आगे बात करेंगे यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग है सूत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। यहाँ पे एक शानदार क्वेश्चन है, एसएससी द्वारा पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये किस वेद में दी गई है आपसे पूछ रहा है। जो प्राचीन प्राचीन के बारे में प्राचीन वैदिक युग के बारे में सूचना दिया गया है वो हमारा कौन सा वेद है? ये ऋग्वेद है। ठीक है, ये सबसे हमारा प्राचीन वेद है। ठीक है दोस्त, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ऋग्वेद जो हमारा है सबसे प्राचीन वेद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग ऋग्वेद के बारे में। तो जो ऋग्वेद है इसमें हमारे 10 मंडल है, 10 मंडल है और 1028 1028 सूक्त है। ठीक है दोस्त, 1028 सूक्त है हमारे ऋग्वेद में। ठीक है दोस्त, तो और बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो जो यजुर्वेद है ये किससे संबंधित है? एक सेकंड दोस्त, यजुर्वेद जो है यजुर्वेद तो यजुर्वेद जो है ये किससे संबंधित है? कर्म कांडों के लिए, यानी कि मंत्रों के संग्रह के लिए। ठीक है, कर्म कांड और मंत्रों के संग्रह के लिए ये जाना जाता है हमारा यजुर्वेद। ठीक है दोस्त, और वहीं भी बात करेंगे जो सामवेद है। सामवेद तो सामवेद है हमारा सामवेद है भक्ति और संगीत के बारे में इसमें लिखा गया है, भक्ति और संगीत। तो आप लोग अपने नोट में नोट कर लीजिए। ठीक है, संगीत। ठीक है दोस्त, चलिए। और बात करेंगे जो अथर्ववेद है हमारा। तो अथर्ववेद के बारे में क्या लिखा है? तो अथर्ववेद इसमें लिखा गया है कि जो जादू टोना और औषधि एवं वशीकरण है ये अथर्ववेद में लिखा गया है।
तो आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए जादू टोना औषधि एवं वशीकरण, जो कि अथर्ववेद में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। तो जो उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें पहले लिखा गया था वेद, उसके बाद लिखा था ब्राह्मण और आरण्य, और उसके बाद लिखा गया था उपनिषद। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या मैं आपको वेदों के बारे में इससे पहले बता चुका हूँ। तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी एवं वेद त्रयी कहलाते हैं? 3 वेद हैं संयुक्त रूप से त्रयी एवं त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 वेद हैं। ठीक है दोस्त, इनको त्रयी या वेद त्रयी भी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि हम तो सोचते हैं कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक के आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो मुख्य रूप से पशुपालन करते थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसके बारे में मैं आपको बताया हूँ, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। यहाँ पे एक शानदार क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है आपसे पूछ रहा है। प्रथम विधि निर्माता थे मनु। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है आपसे पूछ रहा है। ये है श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, और आप एक निगाह से देख लीजिए ये सब क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी की एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। ठीक है, जितने रिविजन करा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है दोस्त, चलिए आइए आगे ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो शायद क्वेश्चन कट गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम लोग। सूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो सूल सूत्र का पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति। ठीक है, ये जो सूल सूत्र है ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा तद्गमय तमसोमा ज्योतिम गर्मय और मृत्युर्मा अमृत गमय कहाँ लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? चलिए ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो आर्य भारत के आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। जो आर्य आए थे, आपको बता दूं ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ बसे थे। ये सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया गया है वेद, दूसरी तरफ दिया गया है यज्ञ कर्ता। तो जो ऋग्वेद है
इसके यज्ञ करता है होता या होत्री, ठीक है। और जो यजुर्वेद है इसके यज्ञ करता है अध्वर्यु, ठीक है। तो इसको यहाँ से 2 से मिल जाएगा। और जो सामवेद है उसकी यज्ञ करता कौन है, उद्गाता, यानी कि उद्गात्री, ठीक है। तो ये इसका तीसरे से मिल जाएगा। और जो अथर्ववेद है इसके यज्ञ करता कौन है, इसके यज्ञ करता है ब्रह्मा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ये पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसको आप लोग ऐसे नहीं पूछता, लेकिन एक एक करके पूछ लेता है, तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन किया था वो कौन है, तो वो है हमारे इनके कहते हैं लुक कॉमेन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। वैसे तो एक सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको कराता हूँ। तो ये है जैमिनी इसके प्रतिपादक, ठीक है। अगला है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक आपके हो जाएंगे बात राय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो जो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है, क्वेश्चन नंबर 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का वो सोम को समर्पित है, ठीक है दोस्तों, सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन को राइट हो जाएगा। ये भी में पूछा गया क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र पूछ रहा है कि आपको किस पुस्तक में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को कौन प्रचारित किया था, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 38 है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो निष्क से कौन जाने जाते हैं, और आभूषण, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ये हमें लगता है कि आप सभी इसको जानते होंगे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। उपनिषद पुस्तकें हैं, वो जो उपनिषद पुस्तकें हैं ये कैसी पुस्तकें हैं आपसे पूछ रहा है, ये दर्शन पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। तो क्या है, सूचियों को सूची बी से मिलान करना है, ठीक है दोस्त। तो जो यजुर्वेद है इसमें क्या है हमारा, इसमें श्लोक एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद सॉरी दोस्त, जो ऋग्वेद है इसमें श्लोक एवं प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। जो यजुर्वेद है इसमें आपका श्लोक एवं कर्मकांड है। और जो सामवेद है इसमें आपका संगीतमय स्रोत है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। और जो अथर्ववेद है इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है, ठीक है दोस्त। तो पहला का चौथा इसमें इसमें दिया है, और यजुर्वेद पहले का दूसरा इसमें दिया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए आइए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो जो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, मैं आपको बता दूं, ये है आपकी सिंधु नदी जो कि सर्वाधिक वर्णित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जो उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे ये शासक कहाँ के थे, आपसे पूछ रहा है। ये शासक थे केकय थे, ठीक है, केकय के शासक थे अश्वपति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का श्राप किस उपनिषद में प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 44। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है आपको मैं बता दूं, ये होता है कठोपनिषद। ठीक है, इसका कठोपनिषद में इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल कहा जाता है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका स्थान निर्धारित होता है अफगानिस्तान, तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुंभा काबुल याद रखिए आप सभी। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? कि जो चरक संहिता नामक पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है? ये संबंधित है आपका चिकित्सा से। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। चलिए अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इसका पता कहाँ से चलता है? इसका पता चलता है यजुर्वेद से। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वैदिक युगीन सभ्यता है, जो वैदिक युगीन सभ्यता है ये कैसी सभ्यता थी? तो गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी? तो नहीं, ये गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था नहीं थी। राज दरबार होता था? तो राज दरबार भी नहीं होता था। मंत्री परिषद थी? तो मंत्री परिषद थी। ठीक है, और राज्य में समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? ये भी नहीं थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 55 है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। जो वैदिक युग में प्रचलित थी लोकप्रिय शासन प्रणाली वो कौन सी शासन प्रणाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गणतंत्र शासन प्रणाली। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र शासन प्रणाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 56 है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला है हमारा निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है आपसे पूछ रहा है, तो ये है सांख्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है सांख्य योग न्याय और वैशेषिक मीमांस एवं देहांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये किस युग में इसकी अभिव्यक्ति हुई है आपसे पूछ रहा है ये 6 दर्शनों की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 58, तो इसके बारे में बता दूं जो वैदिक युग है यहाँ से 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारा है निम्नलिखित में से 10 तकाई कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लोहार था ये नहीं लाई गई थी। ठीक है, यशस्वी में पूछा हुआ 2003 में, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 61। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वस मंडल यानी कि गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के कौन से 6 मंडल हैं जिन्हें आपका वस मंडल यानी कि गोत्र मंडल कहा जाता है? तो है 2 रे मंडल से 2वें मंडल से 7वें मंडल तक। ठीक है दोस्त, ये 6 मंडल। ठीक है दोस्त, यहाँ तो गलत टाइपिंग हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। तो दूसरे मंडल से जो 7वां मंडल तक है उसको गोत्र मंडल कहा जाता है यानी कि वस मंडल कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको 2-3 बार बता चुका हूँ। तो दोस्त ये था हमारा पार्ट 1। अभी इतने ही क्वेश्चन आप सभी के और हैं इस आपके इस जो चैप्टर है इसमें इतने क्वेश्चन और होने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो आप सभी
हाँ, अगले अगले टॉपिक को मत छुइएगा, अगले टॉपिक से जुड़िएगा। तो रोज सुबह 8:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप चाहे जब उसको देख सकते हैं। और हाँ, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे इसके अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना